थैंक यू कृपेश भाई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग। evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो जागृति पर अटके हैं, कितना आगे चले पता नहीं। शायद 2 कदम आगे चलते हैं, 1 कदम पीछे चलते हैं। दिन भर में जागृति रहती है नहीं रहती है, ये सब होता रहता है। एक आगे हम पढ़ेंगे, उसमें टावरिया जी कहते हैं कि भाई ये तो जन्म जन्म का एक काम है, इस जन्म में ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हम थोड़ा आश्वासन ले लेते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, इस जन्म में जितना हुआ इतना सही, अगले जन्म में थोड़ा और देख लेंगे। तो योगा के अंदर एक शब्द आता है फायरी इंस्पिरेशन। मतलब कि जैसे अग्नि जो है, अग्नि के अंदर कितनी दाहकता है, इस तरह जब तक हमारे अंदर वो दाहकता नहीं आती है, तब तक हम प्रयत्न नहीं कर सकते, अच्छी तरह प्रयत्न नहीं कर सकते। ल्यूकवार्म प्रयत्न हमारा रहता है। और अगर एक बार अंदर दाहकता आ जाती है, फायरी एस्पिरेशन, तो फिर वो आदमी बहुत आगे निकल जाता है। तो ये देखना है कि अब किस तरह हमारे अंदर फायरी एस्पिरेशन आए। अब जागृति के बारे में लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था। लास्ट टाइम प्रश्न का समय नहीं रहा था। अगर कोई इसके बारे में किसी को प्रश्न है तो हम पहले ले लेते हैं। सिर्फ जागृति के बारे में, इस चैप्टर के बारे में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कोई प्रैक्टिस इसके प्रश्न बाद में हम देखेंगे। पर लास्ट टाइम टाइम नहीं मिला था, तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलेंगे। तो लगता है कि कोई प्रश्न है नहीं, तो आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने जो देखा था इस बुक के अंदर, वो सेक्स एनर्जी किस तरह काम करती है, इसके बारे में हमने देखा था। फिर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम मिसचिफ करती रहती है, ये सब देखा था। और लास्ट में फॉल्स पर्सनालिटी के बारे में देखा था। अब फॉल्स पर्सनालिटी शब्द तो आगे हमने देख लिया, पर फिर से उसके ऊपर थोड़ा विचार करें तो फॉल्स पर्सनालिटी में फॉल्स क्या है। फॉल्स पर्सनालिटी 2 शब्दों से बना है, तो फॉल्स पर्सनालिटी में फॉल्स क्या है। आप बोलोगे पर्सनालिटी फॉल्स है, तो पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी हमने देखा है कि जो कुछ एक्वायर करते हैं हम, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। पर इसमें एक और जो बारीक बात समझनी है, वो इसके बारे में कहीं लिखते नहीं है, न किताब में की है, कि फॉल्स पर्सनालिटी अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉल्स पर्सनालिटी मतलब कि आपके पर जो कोई लेबल है, आप मानो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, कुछ भी है, तो वो सब फॉल्स पर्सनालिटी में नाम दिया गया है, वो सब फॉल्स पर्सनालिटी में गिना जाता है। पर ये आधा सच है। हकीकत ये है कि जो कुछ हमने एक्वायर किया है, तो वो कुछ पर्पस से एक्वायर किया है, कुछ मेहनत किया है, कुछ कामकाज के लिए कुछ हमने पढ़ा है, तो वो इस तरह फॉल्स नहीं होता है। प्लीज कोई नो एक खुली जाए છે म्यूट बंद रखो प्लीज। आ कौन છે 1966 કોકનું ખુલી ગયું હતું। तो जो नाम है, या हमारी कोई डिग्री है, या कोई ओहदा है, उसके साथ जब हम चिपक जाते हैं तब वो प्रॉब्लम करते हैं, तब वो फॉल्स हो जाता है। एक आप
वकील है या एक इंजीनियर है तो वो है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर जब एक इसका दिमाग में अंदर रहता है कि मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हमेशा वो एक एक बोझ अंदर रहता है। जब किसी से मिलते हैं तो मैं इंजीनियर हूँ इस तरह मिलते हैं, या मैं डॉक्टर हूँ इस तरह मिलते हैं। तो वो जो चीज़ है, वो जो अंदर चिपका हुआ चीज़ है, वो फॉल्स है। समझने की बात ये है कि हमने जो कुछ हासिल किया है उसको फॉल्स नहीं मानना है, पर फॉल्स ये है कि हमारा माइंड उस चीज़ के साथ चिपक जाता है और फिर हमेशा वही हम बने रहते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर या एडवोकेट या जो भी कुछ है, क्लास वन ऑफिसर है, कुछ भी है, वो दिमाग से निकलता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए है, तो उसको निकालना है, वरना वो फॉल्स पर्सनालिटी बन जाए। बाकी तो राजा जनक था, वो तो राजा था, मतलब इतना बड़ा उसका कारोबार था, फिर भी उसके अंदर उसका बोझ नहीं था राजापन का। राजा है इस तरह उसका कोई बोझ नहीं था। तो उसके लिए कोई वो राजपाट वगैरह कोई फॉल्स पर्सनालिटी था ही नहीं। तो ये देखने की है फॉल्स पर्सनालिटी में कि हमारा नाम के साथ हमारा माइंड चिपकना नहीं चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा। फिर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ। तो अभी सत्संग माला 2 में मैंने देखा कि रिदम और अवेयरनेस के बारे में तावड़िया जी ने कुछ बताया है, तो मैंने सोचा कि वो आपको पढ़ के सुनाऊं। क्योंकि हमने आगे देख लिया है कि भाई रिदम और अवेयरनेस दोनों पैरेलल चलते हैं, साइमल्टेनियस उसका ये है। रिदम है तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस है तो रिदम है, दोनों का एक ये है। तो माधोपुर में किसी ने उनको प्रश्न पूछा था, ये है गुजराती में पर मैं हिंदी करके समझाता हूँ, कि क्या रिदम का अभ्यास द्वारा अवेयरनेस जागृति आ सकती है, ऐसा किसी ने पूछा था। उसके उत्तर में वो बताते हैं, रिदम और अवेयरनेस साथ साथ चलने चाहिए। ये ये दोनों सेपरेट चैनल में चल सकते हैं। जिस तरह 3SRB का म्यूजिक है, वो एक चैनल में बजता है और दूसरी चैनल में 1 2 3 5 6 बजता है। तो दो चैनल जब 3SRB का म्यूजिक हम सुनते हैं, जिसके साथ 1 2 3 5 6 है, तो वो दो चैनल अलग है, एक में खाली म्यूजिक है, एक में वॉइस है। इस तरह रिदम और अवेयरनेस एक ही साथ सेपरेटली सेपरेटली बट साइमल्टेनियसली आपके अंदर चलनी चाहिए। ये दोनों को साथ चलाने के लिए 3SRB और अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3SRB तो हम जानते हैं, अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो प्रिज्म की एक्सरसाइज हम करते हैं वो है अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस। तो जो प्रिज्म की एक्सरसाइज है, इसमें एक मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बरसों से 5 मिनट के ऊपर चिपके रहते हैं। शायद उनको कुछ और अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है या कुछ और प्रोग्रेस नहीं होता है, पर पता नहीं। अगर आपका प्रिज्म की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तो आप धीरे धीरे उसका समय बढ़ाओ, 5 मिनट से 10 मिनट करो, 10 मिनट से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो जब आपका प्रोग्रेस है तो आप धीरे धीरे समय भी बढ़ाओ ताकि आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं और सेट होने में ही 5 मिनट तो निकल जाती है, तो ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा लगे तो फिर 5 के बदले 10 मिनट करो और उसके अंदर पूरा अटेंशन देके उसको प्रयत्न करो। तो ये जो है अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस है, इसके अंदर नाम में ही अवेयरनेस आ जाता है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर वो आगे कहते हैं, अब रिदम भी अनेक प्रकार की होती है, लेकिन अवेयरनेस एक ज प्रकार की होती है। लेकिन हर एक रिदम अवेयरनेस को पकड़ सकती नहीं है। हाँ, CSRB में जो रिदम है वो उसका अवेयरनेस के साथ संबंध है। स्वरनी रिदम, स्वर की रिदम को अवेयरनेस पकड़ सकता है। स्वर मतलब जो हमारा श्वास श्वास जो चल रहा है उसकी रिदम को अवेयरनेस
पकड़ सकता है। दूसरी बात, अवेयरनेस रिदम बिना पण हो सकती है। भी कई लोग रिदम का अभ्यास नहीं करते, खाली अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं बहुत सारी सिस्टम के अंदर, तो वहाँ रिदम नहीं होती है, खाली अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं। इस तरह नॉर्मली हमारी जो अभी जागृति है वो रिदम बगैर की है। आप बैठे हैं और खाली एक महसूस कर रहे हैं, स्टेप नहीं चल रहा है, तो आप अवेयरनेस है आपके अंदर, पर यहाँ रिदम नहीं है। बस लेकिन कहते हैं कि ये जागृति बहुत लो लेवल की है। तो खाली अगर जागृति का आप अभ्यास करते हैं तो वो, आगे भी हमने देखा था कि पैसिव अवेयरनेस और एक्टिव अवेयरनेस, तो नॉर्मल कोर्स में आदमी के अंदर पैसिव अवेयरनेस ही ज़्यादातर रहती है, अवेयरनेस एक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि अगर आपको रिदम के बगैर की अगर जागृति है तो वो लो लेवल की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ में चलना चाहिए ताकि अवेयरनेस जो है वो कंप्लीट बने, लो लेवल से हाई लेवल की बने और एक्टिव बने। रिदम से उसका लेवल बदलाता है, रिदम में बहुत ताकत है, वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा। फिर वो अपनी बात बताते हैं, बहुत सुंदर बात उन्होंने अपने लिए बताई है कि मैं डॉक में काम करता था, वहाँ बदा गाली देकर ही बात करते थे और बात बात में झूठ बोलते थे, कोई चोरी करता था। तो कहते कि जब मैं वहाँ दाखिल हुआ तब किसी ने कहा कि साहब हमारा तो एक ही दाखला है। दाखला का मतलब गुना होता है कि कितना गुना किया है, एक गुना किया है, दो गुना किया, ऐसे गुनहगार लोग वहाँ आते थे। तो कोई कहता है कि हमारा एक ही दाखला है, कुछ कई लोगों का दो पांच दाखला होते थे, मतलब कि दो पांच बार जेल जा चुके थे। ऐसे मानव आदमियों के साथ मुझे काम करना था। तो मेरे माता जी को बहुत चिंता होती थी कि ऐसे लोगों के साथ तुम भी बिगड़ जाओगे। मैंने कहा, मेरा गुरु ने कहा है कि तेरे संस्कार तेरे साथ है, अब देखिए देखते हैं कि मेरा संस्कार संस्कार डूबते हैं कि उन लोगों का संस्कार डूबता है। और भगवान ने ऐसा चाहा कि डॉक्स में मुझे 18 साल तक काम करना पड़ा। मेरे संस्कार मेरे साथ रहे और वहाँ 9,000 वर्कर्स थे, उनके संस्कार टूटे। मेरे जो संस्कार थे आध्यात्मिक वो तो मेरे साथ रहे, और जो वर्कर्स के जो संस्कार थे, झूठ बोलना, चोरी करना, वो संस्कार उनके टूट गए, मतलब निकल गए। उसका कारण है आपका श्वास, आपकी रिदम। ये जो अगर आप इंटेंसली रिदम ऊपर काम करते हैं तो आपका आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। मैं डॉक्स में अपना ही जीवन जीता था, किसी को न तो भाषण देता था, न किसी के साथ लंबा समय गुजारता था। लेकिन आप जब किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो आपका प्रभाव जो है दूसरे के ऊपर अपने आप पड़ता है और ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर शुरू हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने अपना एग्जाम्पल से ये रिदम और अवेयरनेस की बात की है, क्योंकि उनके अंदर तो रिदम पहले से बचपन से ही थी, और रिदम थी तो अवेयरनेस भी उनके अंदर थी। तो 9,000 वर्कर्स का जो संस्कार था, झूठ बोलने का, चोरी करने का, वो संस्कार डूब गए और उनका जो आध्यात्मिक संस्कार था वो बना रहा। मतलब कि बुराई की भी असर इनके ऊपर नहीं हुई। तो ये CSRB का प्रभाव वो कहते हैं कि अगर CSRB एक बार बैठ जाता है तो इसका प्रभाव इतना है कि कोई आपको फिर खींच नहीं सकता गलत रास्ते के ऊपर। तो ये बात उन्होंने ये सत्संग माला 2 में माधोपुर में कही थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगा तो और आपको ख्याल आएगा कि ये रिदम और अवेयरनेस दोनों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ, पेज नंबर 264।
every situation can serve one as an opportunity for making an effort to remain awake. तो आगे भी हमने देखा था कि ये कोई अवेयरनेस की साधना है, वो कोई स्पेशल साधना नहीं है या कोई स्पेशल संजोगों के अंदर करने की साधना नहीं है। ये एक जो है आपको जहाँ है जिस तरह है वहाँ जहाँ जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके साथ रहकर आपको जागृति का बढ़ाने का अभ्यास करना है। अभी आप बैठे खाली सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक मौका है कि अभी आप अवेयरनेस का अभ्यास कर सकते हैं। तो एवरी अपॉर्चुनिटी जो अपॉर्चुनिटी जो प्रसंग हमें सामने आता है उसके अंदर हम अवेयरनेस का अभ्यास कर सकते हैं और उसका बढ़ाने का उसका हम प्रयास कर सकते हैं। यू हैव टू एग्जामिन व्हाट टेक्स इट्स प्लेस एंड एक्सपीरियंस एन इंटरनल सिविल वॉर। तो ये हमें बार बार देखना चाहिए कि अवेयरनेस की जगह कोई और चीज़ तो रिप्लेस नहीं हो जाती है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अवेयरनेस तो थोड़ी बहुत आई और उसके बाद में तुरंत वो चीज़ जो है वो रिप्लेस हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, अवेयरनेस की जगह और किसी को नहीं लेना चाहिए, इसका आपको बार बार एग्जामिन करना चाहिए। और अगर जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर सिविल वॉर चालू हो जाती है। तो सिविल वॉर हमारे अंदर नहीं चालू हो वो हमें देखना है। सिविल वॉर मतलब क्या? सिविल वॉर मतलब जो अंदर हमारे सेंटरों का जो एक प्रॉब्लम है, तो सेंटरों के अंदर जो एक प्रकार का गृह युद्ध जैसा चलता रहता है, एक सेंटर कुछ कहता है, दूसरा सेंटर कुछ कहता है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है वो सिविल वॉर हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है, एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट, वो सिविल वॉर है। To help you in fighting this internal civil war, which each sincere aspirant has to fight, various techniques have been evolved, like 3SRB, the preliminary exercises, etc. तो ये जो अंदर सिविल वॉर चल रही है, जो फाइट चल रही है, उसमें हमें हेल्प मिले इसके लिए कुछ टेक्निक को इवॉल्व किया गया है। उसमें 3SRB है, रिफाइनिंग है, फेज एक्सरसाइज वगैरह जो सावरिया जी ने सब बताई है, वो इसीलिए है कि अंदर जो फाइटिंग चल रही है उसके सामने हम रह सकते हैं। व्हाई डज दिस सिविल वॉर टेक प्लेस? तो ये सिविल वॉर क्यों अंदर चल रही है? स्लोली इन लाइफ आफ्टर लाइफ वन प्रोग्रेस फ्रॉम ब्रूट automatic unthinking reflex action to correct all considering self remembering thinking and feeling। तो जिस तरह एक साधक है उसका एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, थोड़ा 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 प्रोग्रेस होता है। जो प्रयत्न करते हैं उसका ही प्रोग्रेस होता है। ऐसा नहीं है कि जो जो दूसरा जन्म लेते हैं सबका प्रोग्रेस हो जाता है। प्रोग्रेस के लिए इस जन्म में आपने क्या किया है उसका आधार दूसरे जन्म के प्रोग्रेस के ऊपर होता है। तो जो इस जन्म में प्रोग्रेस का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसका प्रोग्रेस निरंतर चलता रहता है। इस जन्म में थोड़ा हुआ, दूसरे जन्म में भी और आगे होगा, तीसरे जन्म में भी आगे होगा। तो ये निरंतर एक चलता रहता है। तो जो हमारे अंदर जो ब्रूट मतलब जो एक क्रूरता है, अब जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेशन चल रहे हैं, ये सब जो है अंदर वो सब धीरे धीरे करके निकल जाता है। अंदर एक करेक्शन आता है, अंदर एक कंसीडरिंग होता है, और थिंकिंग और फीलिंग के अंदर सेल्फ रिमेम्बरिंग होता है। तो जितनी प्रैक्टिस आगे बढ़ती है इस तरह हमारे अंदर करेक्शन होता जाता है। वन इज एबल टू जनरेट द हायर टाइप ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, टू जनरेट द हायर टाइप ऑफ एनर्जी इन ए स्मॉल ट्रिकल।
तो जब इस तरह हम प्रयत्न करते हैं तो हमने आगे भी देखा था कि जो सबसे कीमती एनर्जी है उसको एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, पर जितना प्रयत्न करते हैं उसके मुताबिक बढ़ती है। When it dries up, the aspirant fails and civil war takes place. अब वो जो एनर्जी है वो जब ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, तो हमारे अंदर ये सिविल वॉर चालू हो जाती है, क्योंकि एस्पिरेंट जो है वो फेल हो जाता है, अंदर जो स्ट्रगल है वो जीत नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ी एनर्जी हम रिसीव करते हैं, उसके बाद में एनर्जी का लीकेज इतना होता है कि जो एनर्जी रिसीव की है वो सब चली जाती है। तो अगर एनर्जी ड्राई हो जाती है तो हमारे अंदर ये अवेकनिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एनर्जी को बचाना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में जो इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, या फिर और कोई नेगेटिविटी आ जाती है, तो ये सब अगर आता है तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और ये एनर्जी का एक सेविंग करना पड़ता है। जैसे पैसा बचाते हैं, इस तरह एनर्जी को हमें बचाना है, इसको ड्राई नहीं बनने देना है। अगेन द एनर्जी इज जनरेटेड एंड द एस्पिरेंट गेट्स ए लिटल सक्सेस, एंड व्हेन इट ड्राइज अप अगेन द एस्पिरेंट फेल्स अगेन। तो ये एक रमत चालू रहती है, थोड़ी मिलती है गंवाते हैं, फिर से थोड़ी मिलती है फिर गंवाते हैं, इस तरह की एक रमत चालू रहती है। तो वो कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये तो ऐसा हुआ, आप धंधा करते हैं पर जितना कमाया इतना खर्च कर लिया, कमाया इतना खर्च कर लिया, तो धंधे में आप क्या करोगे? आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा और आगे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो हमारा एनर्जी के लिए भी ऐसा ही है, जितनी मिलती है और गंवा देते हैं, तो कोई प्रोग्रेस इससे नहीं हो सकता है। एनर्जी का सेविंग होना चाहिए प्रोग्रेस के लिए। देर आर रिग्रेट्स, देर आर रिजोल्यूशंस, ऑल टू नो अवेल व्हेन द एनर्जी ड्राइज अप। तो बाद में फिर आदमी क्या करता है? पछतावा करता है, फिर नया व्रत लेता है कि नहीं, कल से तो मैं और अच्छी तरह प्रैक्टिस करूँगा। ये सब करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं है। ये एक बार ड्राई हो गई तो हो गई। इट हैपन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स इन लाइफ आफ्टर लाइफ। तो हर एक जीवन के अंदर हजारों बार ऐसी घटनाएं बनती है, पर ज़्यादातर हम उसके ऊपर काबू नहीं पाते हैं। In someone's life, as the struggle continues, one meets or comes across a book or a teacher, and many a teacher there be who would mislead. तो ऐसा आदमी प्रयत्न करता है तो धीरे धीरे करके कई बार उसको कोई एक अच्छा ग्रंथ मिल जाता है, या कई बार कोई गुरु भी मिल जाते हैं। पर वहाँ जोखिम एक ये है कि वो ग्रंथ या गुरु जो होता है वो अगर पक्व नहीं है या वो उसमें कोई पूर्णता नहीं है, तो वो मिसलीड करेगा, क्योंकि वो जितना समझा है वो इतनी ही बात करेगा। तो ओवरऑल प्रोग्रेस हम नहीं कर सकते हैं ऐसे गुरु के साथ। These are the symptoms of one who has begun the path of awakening, of self-remembering. It is a long journey. तो ये सब इसके लक्षण है, सिम्टम्स है। इस तरह हर लाइफ के अंदर थोड़ा थोड़ा बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, और ये लंबी यात्रा है अवेकनिंग के मार्ग के ऊपर। इनिशियली वंस center of gravity, that is structure of acceptance or sanskar, the state of prevailing at the perineum is a major denying force. तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि हमारे अंदर जो जो पेरेनियम एरिया है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस भी बताया है। तो उसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं? डिनायल फोर्स।
का मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पेरेनियम जो एरिया है वहाँ से क्या होता है, दो एनर्जी वहाँ से आती है, लाइफ ऑफ अवेयरनेस एंड लाइफ ऑफ सॉरी एनर्जी ऑफ अवेयरनेस एंड एनर्जी ऑफ लाइफ। तो जो जागृति, अगर आपका ध्येय जागृति है और जागृति के का आपका प्रयत्न है, तो आपका पेरेनियम जो है वो अच्छी तरह काम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छी तरह काम करेगा तो ही आपके अंदर ये लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी जो जो है वो ठीक ठीक मात्रा में आएगी और आप जागृत रह पाओगे। पर यहाँ क्योंकि हमारा पेरेनियम अच्छी तरह वर्क नहीं करता है तो वो डिनायल फोर्स बन जाता है, वो स्वीकार नहीं कर सकता जो होता आता है इसका। तो इसीलिए पेरेनियम के ऊपर काम करने के लिए टावरिया जी ने बहुत सारा भार दिया है। इसीलिए उन्होंने गोल नकेत से लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई है कि पेरेनियम हमारा अच्छी तरह काम करे तो हमारे अंदर ये लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी अच्छी तरह आ सकती है। इफ एसेंस इज aware both of itself and of the objective viewed, higher centers will start functioning। तो हमारे अंदर जो एसेंस जो पड़ा है, जो सत्व है, वो उसका दो जगह ध्यान रहना चाहिए। एक अपने ऊपर भी रहना चाहिए और दूसरा जो हम बाहर कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसके ऊपर भी, मतलब जिसको डबल एरो अटेंशन कहते हैं। दो जगह अगर एसेंस का ध्यान रहता है तो जो हायर सेंटर है उसका काम फिर चालू हो जाता है। Essence has no value unless it is accompanied by serious and continuous efforts to remain awake। तो एसेंस का कोई महत्व नहीं है सिवाय कि आप अगर कोई प्रोग्रेस के लिए सीरियस प्रयत्न करते हैं तो ही एसेंस का महत्व है। नहीं तो एसेंस एक पड़ा है अंदर कोने के अंदर, इसकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। आप अगर एसेंस के लिए कंटिन्यूस प्रयत्न करते हैं और जागृत रहने का प्रयत्न करते हैं तो ये एसेंस जो है वो काम आपके लिए काम का बनता है, वो जागृति के लिए उपयोगी बनता है। अदरवाइज तो एसेंस है और हम ऐसे ही जीते जाते हैं। वाई डू वी विश टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टैलेंट वी हैव इंस्टेड ऑफ एन आवर ओन अवेयरनेस? तो अवेयरनेस, ये दो चीज़ है, आप किसको पसंद करेंगे? एक है टैलेंट और एक है अवेयरनेस। टैलेंट मतलब एक आपकी बौद्धिक क्षमता, एक अंदर की सूझ जो है वो। तो आपको अवेयरनेस चाहिए या टैलेंट चाहिए? बाहर के जगत में टैलेंट की जरूरत पड़ती है और लोग टैलेंट के पीछे भागते हैं। जो जो कोई कोर्सेज चल रहे हैं, जो कुछ नॉलेज आ रहा है वो सब टैलेंट के लिए है, पर इससे अवेयरनेस नहीं बढ़ती। तो अवेयरनेस नहीं है और खाली टैलेंट हो गई तो वो क्या हो गया? वो तो आदमी फिर मशीन ही हो जाएगा आगे जाके, चाहे 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 कितना भी टैलेंटेड हो, पर होगा तो वो मशीन ही। तो अवेयरनेस भी साथ साथ में है और टैलेंट है तो काम की चीज़ है, बाकी कोई काम का नहीं है। इफ वी कुड पुट द सेम एफर्ट्स इनटू ट्राइंग टू रिमेन फुल्ली अवेक, व्हाट वुड बी अचीव? इमॉर्टैलिटी। तो अगर हम जबरदस्त प्रयत्न करते हैं जागृत रहने का और जागृत रह सकते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? इमॉर्टैलिटी, अमरत्व। अब ये बहुत गहरा शब्द है, तो वो किस तरह आता है वो उसके बारे में बहुत डिटेल में फिर जाना होता है। तो आप अपने आप में समझने का प्रयत्न करें कि अगर जागृत रहते तो किस तरह इमॉर्टैलिटी की ओर जा सकते हैं। इट इज ट्रेजिक दैट वन स्टैंड्स इन वंस ओन वे थ्रू वंस ओन आईज। ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस है कि आदमी को और कोई नहीं रोकता है, आदमी को और कोई नहीं परेशान करता है। आदमी को जो कोई रोकता है, आदमी के मार्ग के अंदर जो कोई आता है, वो अपने आईज, हमारे अंदर जो मैं पड़े हैं, बहुत सारे अनेक प्रकार के आई पड़े हैं, वो आई कोई ना कोई आके खड़ा रह जाता है। तो हमने आगे भी देखा है कि एक आई को कुछ चाहिए, दूसरे आई को कुछ चाहिए, तो अंदर हमेशा एक स्ट्रगल बनी रहती है। तो ये आई जो है इसके जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे लेवल के ऊपर काम करना पड़ता है और एक लेवल ये आई का भी है
ये दीपाली दीपाली प्रदीप, हेलो, ये दीपाली प्रदीप कौन है भाई? स्पीकर आपका खुल जाता है, प्लीज यू मस्ट बी अवेयर। अब अवेयरनेस की बात करते हैं और ये सब बेहोशी में हमारा काम हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जो कहाँ बात कर रहे थे, मैनी आइज के ऊपर, कि हमारे अपने आइज जो है वही हमारे मार्ग के अंदर हमें परेशान करते हैं। बाय रेजिस्टिंग द इंक्लिनेशन ऑफ आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम, आवर ट्रू सेल्फ विल इमर्ज। तो वो आगे भी हमने देखा था कि जरा बॉडी ब्रेन सिस्टम को थोड़ा ऐसा करना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर रेजिस्टेंस आना चाहिए, ताकि हमारा जो सेल्फ है वो प्रकट हो सके। तो उसके लिए वॉलंटरी सफरिंग की बात की थी हमने, थोड़ा वॉलंटरी सफरिंग रोज करते हैं तो जरा सेल्फ इमर्ज हो सकता है। इट टेक्स मैनी लाइफ टाइम टू ट्रांसफॉर्म एसेंस to make higher center work, and it takes many lifetimes to form essence। तो ये सब जन्म जन्म की बात है, हम आगे भी देख चुके हैं। अगर एसेंस को बनाना है, एसेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, हायर सेंटर्स को जगा के काम करवाना है, तो ये मैनी लाइफ टाइम के अंदर ये सब बनता है। द रोड दैट लीड्स टू एस्टेब्लिशिंग द स्टेट ऑफ अवेकनिंग इज वेरी लॉन्ग, a few 100,000 lifetimes is एवरेज। अब हम सुन के ही घबरा जाएंगे, इतना बता दिया है, फ्यू 100,000 लाइफ टाइम। जागृति का जो मार्ग है, जागृति को एस्टेब्लिश करने के लिए कितना समय लगेगा? फ्यू 100,000 लाइफ टाइम। आप अभी गिन लेना कि कितना हो सकता है। Fear and resentment can extend 1 or 2 minutes of suffering into hours and days। बहुत सुंदर वाक्य है ये। हमारे अंदर जो डर है या गुस्सा है या चीड़ है, वो आती तो 1-2 मिनट के लिए, पर उसकी कंटिन्यूटी घंटों तक या फिर दिनों तक उसकी असर हमारे ऊपर रहती है। तो इससे बचना चाहिए। जो फियर आता है, रिसेंटमेंट आती है, गुस्सा या चीड़ या और कोई नेगेटिविटी, तो वो जितनी लंबी चलेगी इतनी हमारा एनर्जी का लॉस होगा। तो वो जितना कम चले या नहीं चले, न हो, तो वही बेहतर है। फिर भी अगर किसी कारण आ भी जाता है फियर या गुस्सा या कुछ भी, तो बहुत जल्दी उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। जितना वो लंबा चलेगा, इसके बाद इसके अंदर से डे ड्रीमिंग निकलेगा, ब्रूडिंग निकलेगा, बस तो बात खत्म हो गई। फिर अंदर मशीन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और जब मशीन बहुत फास्ट चलता है तो बहुत एनर्जी खाता है। जैसे हम गाड़ी जो है वो एवरेज स्पीड से चलाते हैं तो कंजम्पशन कम होता है, पर गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं तो फिर फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो भी एक फास्ट हो जाता है। इस तरह जब कुछ नेगेटिविटी आती है और हमारा दिमाग एकदम फास्ट हो जाता है और सोचता ही रहता है, डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग, ये सब करता रहता है, तो बहुत सारी एनर्जी खा जाता है आदमी, फिर थक जाता है सोच सोच के। तो ये सब साधक के लिए अच्छी निशानी नहीं है। रियल ग्रीफ इज नॉट ए नेगेटिव इमोशन व्हेन देयर इज रिस्ट्रेंट एंड साइलेंस। तो रियल ग्रीफ, सच्चा दुख क्या है? हमें जो हम जो दुख महसूस कर रहे हैं वो तो हमारा इमोशनल दुख है। खाली किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बुरा लग गया, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों जो होती है वो हमारा दुख बन जाता है। पर अगर हमारा अंदर रिस्ट्रेंट और साइलेंस, मतलब आत्मसंयम और मौन जब होता है, तब हमारे अंदर जो रियल ग्रीफ जो है, सच्चा दुख है, वो उसको हम समझ सकते हैं कि सच्चा दुख क्या है। और जब सच्चा दुख आता है तो उसको हम सहन भी कर सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल कोर्स में छोटी छोटी बातों में हम जो रुक जाते हैं, वो कोई रियल ग्रीफ ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। ये तो एक हमने छोटी चीज का दुख बना लिया। वन मस्ट यूज वॉलंटरी सफरिंग टू अवेकन
but other people should not know. तो वॉलंटरी सफरिंग की आगे भी बात आ चुकी थी, यहाँ फिर से कहते हैं कि वॉलंटरी सफरिंग तो रोज करना ही है, पर इस तरह करना है कि दूसरों को लगना नहीं चाहिए कि वो ये वॉलंटरी सफरिंग कर रहा है। जैसे वॉलंटरी सफरिंग में आपको जो हम उसमें थोड़ा बॉडी को इरिटेट करना पड़ता है, तो जो चीज़ अभी नहीं जच रही है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करना पड़ता है। मतलब कि प्यास लगी तो तुरंत पानी नहीं पीते हैं, थोड़ी देर बाद पीते हैं, तो एक बॉडी थोड़ा इरिटेट होगा, तो एक वॉलंटरी सफरिंग आएगा। गर्मी लगती है तो एकदम तुरंत फैन नहीं चला देते हैं। कई लोग दूसरे के घर में जाते हैं, उसको गर्मी लगती है तो वो खड़े होकर अपने आप में पंखा चलाना चालू कर देते हैं। वो सोचते नहीं कि भाई मैं अभी दूसरे के घर गया हूँ। तो कई लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो वो जागृति तो है नहीं, पर वो ये कोई सफरिंग उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ी छोटी सी चीज़ पर भी सफ़र नहीं कर सकते। तो वॉलंटरी सफरिंग के अंदर हमें रोजाना 10-15 मिनट ऐसा करना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी के अंदर एक थोड़ा सा एक एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो। कीप इरिटेटिंग द बॉडी ब्रेन सिस्टम। तो हमेशा थोड़ी देर के लिए इसको इरिटेट करना है बॉडी ब्रेन सिस्टम। और दूसरा, नहीं जाने इस तरह आप धूप में खड़े हैं और कोई पूछता है कि अरे भाई धूप में क्यों खड़ा है, तो नहीं मैं तो वॉलंटरी सफरिंग कर रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप वॉलंटरी सफरिंग कर रहे हैं। यूज वॉलंटरी सफरिंग फॉर 15 मिनट एंड देन फाइंड समथिंग एल्स। तो रोजाना 15 मिनट तक के कुछ कुछ चीज़ का वॉलंटरी सफरिंग करना चाहिए, और उसके बाद कोई और चीज़ ढूंढनी चाहिए जागृति के लिए। बट बी विद इन मीन्स एंड डू नॉट डिफीट योर विल बाई ट्राइंग टू डू टू मच। अब ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत सारा कर लिया और फिर हमारे अंदर जो एक संकल्प है वो ही टूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा के अंदर जो कुछ काम करते हैं तो मर्यादा के अंदर काम होना है। अब 5:30 लगभग बंद हो रहे हैं, शायद थोड़ी देर में के अंदर ये बंद हो जाए, ब्रेक हो सकता है, तो जिसको ज्वाइंट होना है वो फिर से ज्वाइंट हो सकते हैं। Almost anything is an excuse for preventing the state of being awake. तो स्टेट ऑफ बीइंग अवेक को जो जो कोई चीज़ रोकती है उसका हम एक्सक्यूज नहीं बना सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये तो ऐसा था इसलिए मैं जागृत नहीं रह पाया। हम किसी का नाम नहीं दे सकते थे या किसी कोई चीज़ का नहीं। हम ऐसा नहीं कि भाई यार नहीं आज रात को तो ज़रा अच्छी तरह नींद नहीं आई इसलिए हम सुबह में ज़रा अवेयरनेस की प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सके। ये एक्सक्यूज हम नहीं कर सकते, या किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि किसी ने ऐसा किया इसलिए मैं कोई इसकी साधना है इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये गलत चीज़ है। इट इज़ मच इजियर टू इमेजिन, डे ड्रीम, ब्रूड, बी आइडेंटिफाइड और नेगेटिव देन टू बी अवेयर। तो ये सब आसान है, जागृति से आसान है। डे ड्रीमिंग करना या कुछ कल्पना करना या ब्रूडिंग करना या किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई होके जीना या नेगेटिव रह के जीना, ये तो आसान है। मुश्किल काम है वो जागृति है, कि अगर मुझे नेगेटिविटी आ रही है और मैं जागृत रहूं, या कोई कठिन परिस्थिति है मैं और जागृत रहूं। और कई बार तो आसान स्थिति में भी हम जागृत नहीं रहते हैं। तो ये जो है वो एक ये सब ऑब्स्टिकल्स है, डे ड्रीम, ब्रूड वगैरह। तो वो उसमें हम आसानी से रह सकते हैं, पर जागृत रहना मुश्किल है। We still have not gone to the bottom of things as long as we are blaming someone or something else। और हम अभी गहराई में तो जाते ही नहीं है, और दूसरों को हम फिर ब्लेम करते हैं। तो उसने ऐसा किया इसलिए मैं साधना नहीं कर पाया, और ऐसा हुआ इसलिए आज जरा घर में झगड़ा हो गया तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ये सब बहानाबाजी। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे अंदर ही संकल्प कम है, इसीलिए हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसको स्वीकार करना करना चाहिए। दूसरों को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं कि इसके कारण मैंने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया।
the substitutes are active when we are asleep. तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे जब आप नींद में है, मतलब आप जब जागृत नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएंगे. However, we can function without them. तो ये इसकी जरूरत नहीं है ऐसे सब्स्टिट्यूट की. ये सब्स्टिट्यूट के बिना भी हम जागृत रह सकते हैं और काम कर सकते हैं. We awaken by removing excuses and illusions. तो जो भ्रमना है और जो बहानेबाजी है उसको हम अगर रिमूव करेंगे तो हम जागृत रह पाएंगे. The many eyes bewilder the simplicity of being awake. तो ये जो जागृत रहने के अंदर जो जो सिंप्लिसिटी है, जो सरलता है, उसको बहुत सारे जो आई है वो उसको उसका नाश कर देती है, उसको छोड़ देती है. तो बार बार यही बात आती है कि या मैनी आइज है या फिर अवेकन की स्थिति है. तो जब अवेकन होते हैं तो मैनी आइज पूरे कंट्रोल में रहते हैं, उठ नहीं जाते एकदम. फिर से किसी का ये खुल गया. अब इसका कोई उपाय है क्या? ये वीणा किसी का ये खुल जाता है, बार बार बताना पड़ेगा क्या? इसको बेहोशी कहते हैं. देखो बेहोशी का एग्जाम्पल यही है कि आदमी जो करता है वो क्या कर रहा है उसको उसे होश नहीं है. ये एक एग्जाम्पल है. हम जागृति की बात कर रहे हैं और काम बेहोशी में कर रहे हैं. The intellectual center does pose questions indefinitely, distracting one from the need to be awake. तो हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर भी कभी कभी हमें डिस्ट्रैक्ट कर लेता है ये जागृत रहने के ऊपर से. तो ये देखना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे डाउट्स आते हैं, ऐसी जिज्ञासा होती है. जैसे कि ये बैठे जागृति है और कुछ एकदम आवाज आ गया तो इंटेलेक्चुअल सेंटर को एक जिज्ञासा होती है, अरे क्या हुआ. तो जैसे ही जिज्ञासा आई तो वो अवेयरनेस टूट जाएगी. सेल्फ पिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी. कभी भी सेल्फ पिटी में नहीं जाना चाहिए. सेल्फ पिटी मतलब अपने बारे में अपने दुख को ही गिनाते रहो, अपने दुख की बात हमेशा करते रहो. ये कई लोगों को देखते हैं तो वो सेल्फ पिटी में ही हमेशा रहते हैं. तो हम सेल्फ पिटी की बात कर रहे थे. तो सेल्फ पिटी वो बहुत बुरी चीज़ है. जो हमें दुख हो रहा है उसको भी पचाना है, दुख अपने अंदर रखना है. दुख का गाना किसी के पास नहीं गाना है. तो दुख से ऊपर उठने के लिए सेल्फ पिटी सबसे बड़ी एक नकारात्मक चीज़ है. दूसरा गुस्सा या फियर, इससे भी ज़्यादा सेल्फ पिटी नकारात्मक चीज़ है. तो कभी भी सेल्फ पिटी में मत नहीं जाना चाहिए. इसने ऐसा नहीं किया, मैं तो बीमार था, मेरी तबीयत देखने कोई नहीं आया, मैं अस्पताल में था, मुझे कोई मिलने नहीं आया, मुझे कोई फ़ोन नहीं करता है, मुझे कोई पूछता नहीं है. और ये सेल्फ पिटी से कई बार कई लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं. एक बार मैंने वो आशा पारेख का कुछ इंटरव्यू या कुछ सुना था. तो एक ज़माने में बहुत मशहूर अभिनेत्री थी. उस समय इतनी वो एंगेज रहती थी, इतना फ़ोन उसके ऊपर आते थे, और बाद में अचानक धीरे धीरे करके ये सब समाप्त हो गया. और एक जो लोनलीनेस है वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि उनको फिर सुसाइड के भी विचार आने लगे. तो एक सेल्फ पिटी के अंदर आदमी चला जाता है. अभी मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, पहले लोग मेरे साथ बात करते थे, ये थे वो था. तो ये नहीं होना चाहिए. वन नीड्स टू स्टडी other people as well as oneself to understand how
features like vanity or fear manifest. तो बहुत सारे फीचर्स है, उसमें दो फीचर की यहाँ उन्होंने बात की है। एक फीचर जो है वो है वैनिटी है और दूसरा फियर है। और फियर तो बहुत सारे लोगों के अंदर पड़ा होता है। उसका जो सोलर प्लेक्सिस है उसके अंदर पता नहीं क्या कचरा पड़ा रहता है कि छोटी छोटी बातों बातों के अंदर फियर आ जाता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, कल मेरा क्या होगा। ऐसा बहुत लोगों को ये फियर और इनसिक्योरिटी सताते हैं। तो उसको कहते हैं कि उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और दूसरा वैनिटी, नॉर्मली वैनिटी का एक जो ट्रांसलेशन करते हैं मिथ्या अभिमान करके, पर वो तो ठीक है। वैनिटी का जो असली मतलब जो है वो आडंबर है। वैनिटी आदमी के अंदर, खास करके जो जोवियल टाइप वाले लोग होते हैं उसके अंदर वो एक वैनिटी होती है। तो वैनिटी में एक आडंबर होता है, उसको बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सबके साथ बैठना उठना, मौज मजा करना। ये सब जो वैनिटी है, जैसे एक दरबार लगाते हैं ना कई लोग, एक एक दो आदमी से उससे नहीं, उसके साथ चार पांच साथ कहीं घूमने जाता है, कहीं होता है। गाड़ी होगी तो दो चार गाड़ी होगी, अगर वो कैपेबल होगा तो जो सब चीज़ उसके अंदर बड़ी बड़ी, और बातें भी उसके देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी बात करेगा। ये सब वैनिटी है। जो लोग बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हैं वो सब वैनिटी है। और लेक्चर के अंदर जितनी वैरायटी होगी वो सब वैनिटी। तो ये वैनिटी जो है वो हमारे अंदर और दूसरे के अंदर, वैनिटी और फियर जो है वो दोनों को देखने चाहिए। व्हाट रिप्लेसेस द एफर्ट टू रिमेन अवेक इज ए वेराइटी ऑफ नॉन इम्पोर्टेंट फेनोमेना। तो यहाँ भी एक बात ये आती है कि जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जागृति के बदले रिप्लेस हो जाती है। अब जागृति को करना है पर उसके बदले में हम टीवी बैठने बैठ जाएंगे। हालांकि टीवी टीवी देखते देखते भी जागृत रह सकते हैं, पर फिर जैसे टीवी चालू किया तो आइडेंटिफाई हो गए, जागृति की तो बात नहीं होगी। तो जागृति के बहुत सारी जहाँ शक्यता है वहाँ जागृति का हम अनुभव नहीं करते हैं, पर हम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं कोई और चीज़ को। We should struggle to prevent the state of being awake from disappearing beyond our daily petty routine, just as 3SRB also disappears. ये भी बहुत अच्छी बात की है कि भाई हम 3SRB करते हैं, पर जैसे रूटीन कामकाज करते हैं, छोटे छोटे क्षुल्लक कामकाज में लग जाते हैं, तो 3SRB हम फिर कर नहीं पाते। इसी तरह ये जो जागृति है उसका भी ऐसा है, जो हम छोटे छोटे रूटीन काम में सुबह में उठा, फिर लेडीज लोग है कुकिंग में लग गए तो फिर जागृति गई, जेंट्स लोग है वो ऑफिस चले गए तो फिर जागृति जागृति फिर नहीं रहती है या बहुत मुश्किल होती है। तो हमारा जो है ये जो डेली रूटीन है उसके अंदर हमारा जागृति या CSR भी जो है वो डिसअपियर हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। One must understand that one gains something real and eternal when one is really aware. तो जब आदमी जागृत होता है तो उससे महसूस होता है कि कोई एकदम जो रियल चीज है वो महसूस कर रहा है या प्राप्त कर रहा है। और रियल और इटर्नल मतलब शाश्वत चीज है, वो चीज वो कोई वो गेन कर रहा है, वो हमें महसूस करना है। वी हैव समथिंग विद इन अस दैट इज इमॉर्टल। हमारे अंदर एक ही चीज पड़ी है, वो है इमॉर्टल। एक चीज एक ही है, बाकी जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो सब नाशवंत है, वो चेंजेबल है, वो बदलता रहता है। फिर एक जो चीज है वो इटर्नल है, परमानेंट है, और वो इमॉर्टल है। डू यू ऑल्सो बिलीव सो? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कुछ नहीं है हमारे अंदर ऐसा कोई इमॉर्टल? क्या मानते हैं? देन व्हाई द हेजिटेशन? अगर आप मानते हैं कि आपके अंदर कुछ डिविनिटी है, कुछ इमॉर्टल है, कुछ एसेंस है, तो फिर आप हेजिटेट क्यों कर रहे हो? आप क्यों रुकते हो?
higher forces gradually honor one into living in the present by gradually removing a series of lives. तो जो सीरीज ऑफ लाइफ जो जुट की जो हारमाला है, वो जैसे जैसे हम ग्रेजुअली जागृत होते हैं और हायर सेंटर जो काम करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जितना रह सकते हैं, उतना ये सीरीज ऑफ लाइफ जो है, जुट की जो हारमाला है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलती जाती है। तो जुट की हारमाला मतलब जो अंदर जो फॉल्स चीज़ों को हम महत्व देते हैं, वो फिर धीरे धीरे निकल जाएगा, और कौन सी चीज को कब महत्व देना है, एक वो अंडरस्टैंडिंग अंदर से आएगी। However, being awake is not a mind activity. अब कई लोग ये समझते नहीं है और ऐसे बातें करते, आर्ग्यूमेंट करते कि जैसे अवेयरनेस कोई माइंड एक्टिविटी है, जागृति कोई माइंड की एक्टिविटी है। इस तरह कई लोग बातें करते हैं, उदाहरण देते हैं। तो ये एक नासमझी है, ये माइंड की एक्टिविटी नहीं। जागृति माइंड से परे है, और जो वो है वो माइंड को भी देखता है। जागृति जब आती है तो माइंड क्या कर रहा है वो उसकी समझ आती है। माइंड को जो देख सकता है वो जागृति है। जागृति द्वारा हम माइंड को भी देख सकते हैं। तो माइंड की एक्टिविटी कोई जागृत की एक्टिविटी बन नहीं सकती। इट इज नॉट द इवेंट, द पीपल और द टाइम ऑफ लाइफ that is obstacle, it is one's own many eyes। फिर से मैनी आइज का एक ऑब्स्टिकल बताते हैं कि भाई कोई हमारे प्रोग्रेस के अंदर कोई घटना का या कोई लोगों का या कोई टाइम का ये नहीं है, कोई वो ऑब्स्टिकल्स नहीं है, वो कोई विक्षेप नहीं है। पर विक्षेप जो है हमारे अंदर, वो जो है मैनी आइज जो है हमारे अंदर, जो अलग अलग आइज पड़े हैं, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो भी अभी हम एक बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद दूसरी बात करेंगे, उसके बाद एकदम अपोजिट तीसरी बात करेंगे। तो ये सब मैनी आइज की जो हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, विक्षेप है। थिंक ऑफ द ग्रेट chaos that exists each day within us। तो हमारे अंदर जो ग्रेट केओस जो चल रहा है, वो केओस जो हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको हमें, जो अंदर केओस चल रहा है वो हमें रोजाना देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। वी हैव रैंडम ब्रेन दैट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एंड वी कॉल दैट मैन। अभी हम मनुष्य किसको कहते हैं कि जिसके अंदर रैंडम ब्रेन चल रहा है। तो जो ब्रेन के अंदर एक भागा भागी चल रही है, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, और ऐसी व्यक्ति को हम मनुष्य कहते हैं। हालांकि वो इससे सहमत नहीं है कि भाई मनुष्य ये नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक तो दूसरी चीज जो है, जब तक एनिमल सेल्स काम करते हैं तब तक उनको वो मनुष्य नहीं कहते थे, वो हम प्राणी जैसे मनुष्य हैं ऐसे कहते थे। इट इज ए जेनरस टाइटल फॉर ए डिवाइन कॉमेडी। एक डिवाइन कॉमेडी है, किसी को किसी भी व्यक्ति को मानव कह देना, वो तो डिवाइन कॉमेडी जैसा हो गया। वो मानव है क्या सचमुच में? वो मानव बना है क्या? या अभी भी वो पशु की तरह जीव रहा है? अभी कभी भी वो गुस्सा कर लेगा, कभी भी किसी को मार मार देगा, गाली बोलेगा, झूठ बोलेगा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा। वो क्या मनुष्य है क्या? वो तो मनुष्य का एक फॉर्म है। अगर इसको मनुष्य बोलेंगे तो ये तो फिर डिवाइन कॉमेडी हो जाएगी। इट इज अमेजिंग व्हाट फ्लोट्स अराउंड इन आवर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के अंदर ये जो सब तैर रहा है, विचार वगैरह जो चल रहा है, वो सब अमेजिंग है। वी गो थ्रू पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीम बिहेवियर एंड ड्यूरिंग दिस टाइम our work is to remain awake and
persevere in doing so till the period lasts, no matter how long. तो हमारे अंदर जब कोई एक्सट्रीम बिहेवियर चल रहा है, जैसे बहुत गुस्सा हो गया या कोई ऐसा चल रहा है और इसका कोई पीरियड भी लंबा चल रहा है, तो उस समय हमारे ऊपर काम करना चाहिए, जागृत रहने का। और वो चाहे कितना भी लंबे समय चले, पर उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। It is useful and necessary to think about what interfered with our state of being awake today. अभी एक दूसरी टेक्निक बताते हैं कि भाई आप शाम को रात को शांति से बैठो और देखो कि भाई आज मैं दिन भर में कितनी बार जागृत होने का प्रयत्न किया और कौन कौन सी चीज़ इंटरफियर उसमें कर गई, कौन कौन सी चीज़ ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से मैं जागृत रह नहीं पाया। ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है, जिसको जागृत रहना है उसको ये करना चाहिए कि दिन भर की जो एक प्रक्रिया है उसके ऊपर एक नज़र डालनी चाहिए कि भाई आज मैं कहाँ कहाँ बिना जागृति के कामकाज किया, बातें किया, टीवी देखा, खाना खाया, जो भी किया, कहाँ जागृत था और कहाँ जागृत नहीं था, कहाँ चुप गया था। ये अगर रोजाना आप देखने की एक हैबिट डालोगे तो दिन भर में आपको थोड़ी जागृति आएगी। जब बेहोशी होती है तब याद आ जाएगा कि नहीं, मैं अभी तो बेहोशी में ये कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी टेक्निक है। रोज शाम को रात को एक बार पूरे दिन में दिन का एक ये ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि कब कब मैं जागृत था और कब कब मैं बेहोश था। We can observe that many of the situations that brought sorrow or joy were not worthy of this state. और हमें ये भी एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन ऐसी थी कि जहां हम दुख और सुख के अंदर हम चले गए कि जो कोई वो वर्दी स्टेट नहीं था, वो कोई ऐसा अच्छा स्टेट नहीं था, कुछ अच्छी चीज़ नहीं थी। कहाँ कहाँ ऐसे सुख और दुख में हम खींच गए, तो वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। One can forget a coat or an umbrella, but to forget oneself or 3 SRB is unpardonable, even after knowledge, after knowing what we can gain and achieve thereby. ये बहुत, इट इज अ ग्रेट सेंटेंस, बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, हमेशा याद रखना चाहिए ये सेंटेंस। वन कैन फॉरगेट ए कोट और एन अम्ब्रेला। अगर आदमी कोई उसका कोट भूल जाता है, छाता भूल जाता है, चप्पल भूल जाता है और किस भूल जाता है तो समझ सकते हैं, बट टू फॉरगेट वन सेल्फ और 3 SRB इज अनपार्डनेबल। अगर आप आपका सेल्फ को ही भूल जाते हैं, सब ऐसी चीज़ों में मग्न हो जाते हैं कि आप सेल्फ का भी भूल जाते हैं या 3SR को भी भूल जाते हैं, बिना 3SRB के कामकाज करते हैं, बिना जागृति के या सेल्फ के बिना काम करते हैं, तो वो माफ करने योग्य नहीं है ये चीज़। और वो भी जबकि आपको बताया जाता है, बार बार बताया जाता है कि भाई जागृत रहो, 3SRB करो और इससे कितना फायदा है, ये बार बार बताने पर भी हमें इसके प्रति हम जागृत नहीं रहते हैं, हमारे सेल्फ प्रति या 3SRB के प्रति। तो वो कहते हैं कि वो कोई माफ करने जैसी स्थिति नहीं है। हमारे अंदर इतनी थोड़ी सी भी एक अंदर एक ये नहीं है कि भाई मुझे जागना है तो इसके लिए ये तो इतना तो मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। तो ऐसे अंदर कोई एक भूख नहीं है, अंदर ऐसी एक कोई चाहत नहीं है। तो इसकी वजह से हम ये नहीं करते हैं, पर ये माफ करने योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं।